नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हम एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाले हैं और मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मुझे लगता है उनके बारे में मैं आपको कुछ बयां करूं तो वो काफ़ी नहीं है, नाम ही उनका काफ़ी है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं मॉडल एंड एक्टर राहुल देव जी। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया श्वेता जी। राहुल जी, एक बड़ी लंबी पारी आपने अब तक खेली, लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। हम अगर बात करें मॉडलिंग की, एक्टिंग की, ओटीटी की, बॉलीवुड से टॉलीवुड तक की, एक बहुत लंबी और सफल यात्रा आपने देखी है, जिसमें आपने संघर्ष भी देखा है, आपने अनुभव देखा है, सफलता भी देखी है और कई ऐसे अनुभव हैं जिसने आपको भी बदला है। आपकी पूरी यात्रा को हम समझेंगे और सबसे पहले शुरुआत में बचपन से करना चाहती हूँ। कहते हैं कि जब एक्टिंग में आना होता है तो एक बचपन से ही एक कुछ सोच होती है या लक्ष्य रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा था? बाय चॉइस या बाय चांस आप एक्टर बने? जी, सुना तो मैंने भी ये था, मगर मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जबकि मेरा स्कूल जो सेंट कोलंबस था दिल्ली में, वहाँ पे हमें बहुत बढ़ावा दिया जाता था कि पार्टिसिपेट करें, हम लोग प्लेज में पार्टिसिपेट करें, अंग्रेज़ी के प्लेज में, हिंदी के प्लेज में। बट बहुत ही ज़्यादा शाय था मैं। वो उसमें जो कोर्ट रूम में जाके लोग बैठ जाते हैं ना, कुर्सियाँ पकड़ के, चलो यार कंपल्सरी हो गई, क्लास ख़त्म हो गई, उनमें से होता था मैं। तो मुझे याद है बहुत बहुत मुश्किल होता था यार। तो मैं क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान था मेरा और खेल की तरफ रुचि थी, तो वैसा कुछ था। तो बाय चांस ही मेरी एंट्री हुई। शुरुआत मॉडलिंग से और इसके बाद फिल्मों में कैसे आना हुआ? मॉडलिंग में ऐसा हुआ कि यार उस टाइम पे 2-4 ही मॉडल्स थे मेल जो कि यूज़ किए जाते थे फैशन शोज़ में, और उनका नाम काफ़ी हो गया। मेरे साथ शायद मिलिंद सोमन मेरे सीनियर थे, अर्जुन रामपाल बाद में आए, हम थे। तो ऐसे 3-4 नाम थे उस समय के जो कि मतलब बहुत पॉपुलर हो गए ऑडियंसेस की वजह से, डिज़ाइनर्स की वजह से, बाय चांस की वजह से। और जब उसमें नाम हो गया तो मुझे एक दिन मुकुल आनंद जी का कॉल आया। मुकुल आनंद जी अब नहीं रहे, मगर उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी। तो जब कॉल आया मुझे मैड फिल्म से, तो मुकुल जी की मेरे जो यंगर ब्रदर थे मुकुल, वो ऑलरेडी मुकुल आनंद जी के लिए कुछ और काम कर रहे थे, सीरीज़ में काम कर रहे थे, मुमकिन उस सीरीज़ का नाम था। तो उन्होंने कहा यार तेरे भाई के लिए मेरे पास काम है, उसका नंबर दे। वहाँ से नंबर लिया, फ़ोन आया, और जब मैं मिलने गया मुझे लगा ऐड के लिए होगा, क्योंकि उनकी कंपनी का नाम था मुकुल आनंद डायरेक्ट्स मैड फिल्म्स, जो आज भी है। तो वो एडवर्टाइजमेंट बहुत बनाया करते थे। तो मुझे लगा कि क्योंकि हम लोग पॉपुलर थे, एड्स बहुत मिलते थे, काम करने को मिलता था। तो बट वो हुआ ये कि ये इत्तेफाक की फ़िल्म थी। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई। और वो दौर वैसा था कि जहाँ मॉडलिंग अलग माना जाता था, फिल्में अलग मानी जाती थीं, जो टेलीविज़न में काम करते थे। जबकि टेलीविज़न एक बहुत अच्छा माध्यम है सीखने का, क्योंकि एक्टिंग में सफाई आती है, क्लोज़अप की बहुत अच्छी जांच हो जाती है। मैंने बिल्कुल ही नहीं किया था और सीधा ही फिल्म से शुरुआत की थी। तो उस टाइम पे ऐसा भी माना जाता था कि यार एक तो ये अंग्रेज़ी बोलने वाले होते हैं, जबकि मेरी अंग्रेज़ी भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है, क्योंकि दिल्ली से हूँ मैं। तो दिल्ली के होने की वजह से माँ अध्यापिका थी, तो एक करेक्शन रहता था घर में कि ऐसे नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता, वो होता है। जो फादर साहब थे तो वो उर्दू, क्योंकि वो जिस उम्र में आज अगर होते तो इस उम्र में रहते कि उस टाइम पे उनकी सेकंड लैंग्वेज उर्दू थी, अंग्रेज़ी और उर्दू। तो लकीली एजुकेशन था कि वॉइस वो फादर साहब की गिफ्ट थी। और ये मगर जो ट्रेनिंग कहूँगा मैं, कला जिसके बारे में कुछ भी नहीं आता था, जैसे कि लोग एनएसटी जाते हैं, एफटीआई जाते हैं, सीखते हैं। 2 किस्म की लर्निंग होती है, या तो यहाँ तुक्के मार मार के सीखता है आदमी, गालियाँ खा खा के सीखता है, और या पहले से ही काम करके आता है ताकि यू कैन गिव योर ओन इनपुट्स। ऑफ कोर्स जो एट ग्राउंड आप सीखेंगे वो कभी भी आपको स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि वो एनवायरनमेंट अलग है। नायक से ज्यादा खलनायक की भूमिका में आपको बहुत पसंद किया गया और एक अलग ही रोल और एक अलग ही इमेज आपकी क्रिएट हो गई। खलनायक ऐसा जिसे लोग पसंद भी बहुत करते हैं। ये क्या सोची समझी रणनीति था या संयोग था कि बस सफर में आगे बढ़ते गए और रोल ऐसे मिलते गए? उस टाइम पे ये क्लियर होता था कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे, अभी कॉर्पोरेट्स कम थे हमारे बिजनेस में। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या होता है, बेचारा कोई घर गिरवी रख के आया है, इंटरेस्ट लिया हुआ है 5% पे, 6% मंथ पे, तो वो इतना ज़्यादा यू स्टैंड टू लूज़ और गेन, मोस्टली टू लूज़, कि रिस्क कम लेता आदमी। इसलिए रिस्क कम लेता है क्योंकि वो एक फिल्म ख़राब हो जाए तो बर्बाद हो सकता है। इस वजह से मुझे लगता है कि
प्रेशर बहुत होता है। तो इसलिए अगर एक चीज़ एक जगह चल जाती है, जैसे आप देखेंगे जो हमारे हीरोज़ हैं जो लवर बॉय में चले हैं, वो लवर बॉय ही हैं 50 साल तक। एग्जैक्टली। कोई एक्शन में चला है छोटी उम्र में तो फिर वो एक्शन ही हीरो है, 70 साल का भी हो गया एक्शन कर रहा है। तो उनको भी अजीब लगता होगा, उनको ये अटपटा लगता होगा यार कि क्या मैं इतना लिमिटेड एक्टर हूँ कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। मगर वही मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकलिटी किसी की भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, किसी एक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, किसी डायरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। ये होती थी प्रोड्यूसर की मजबूरी, जो कि हमारा बेसिक, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। इट्स नॉट कि चलो यार आपका मन आया चलो यार एक पिक्चर बना लेते हैं, कुछ 85 करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, चलो यार बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, खेल नहीं है। एक आध फिल्म इधर उधर हो जाए, इट कैन जस्ट एंड द फॉर्च्यून्स ऑफ अ होल फैमिली। कभी आपको ऐसा लगे क्योंकि इतनी प्रसिद्धि इतनी सफलता आपको मिली लेकिन जीवन में कुछ अधूरा है? अधूरा कई बार होता था कि आई लॉस्ट माई पार्टनर वेरी अर्ली ऑन, है ना। क्योंकि देखिए जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं तो यार एक एजुकेटेड मध्य वर्ग से हूँ, जो बूर्जुआजी क्लास कहते हैं जिसको अंग्रेज़ी में। ये थिंकिंग क्लास होती है। लोग सोचते हैं इनके पास पैसा बहुत है, मगर इस क्लास के पास ना तो उतना पैसा होता है जैसे एफ्लुएंट्स के पास होता है, ना ये ऐसी गरीबी में होते हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता। ये बीच की क्लास है, और जिस भी सोसाइटी की ये बीच की क्लास ज़्यादा मात्रा में होती है वो प्रोग्रेसिव होती है। हिंदुस्तान में ये मात्रा कम है, क्योंकि या तो बहुत रिच वाले हैं या बहुत पुअर वाले बहुत हैं। मगर अभी चेंज हो रहा है, अभी बहुत चेंज हो रहा है। जो न्यू जनरेशन है जिसको कि ये लोग जेनजी बोलते हैं और सीरियसली नहीं लेते हैं, मैं उन्हें बहुत सीरियसली लेता हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जो यंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं अंडर 40 के, बहुत सारे बिग सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं। तो नेचुरली अवेयर है वो लोग। मैंने साउथ में काफ़ी आई थिंक 65 फिल्में की हैं, जिसमें कि 34 तेलुगु में हैं। अब मैं अपनी 18वीं कन्नड़ फिल्म करने जा रहा हूँ, चिचा सुदीप जी, उनके साथ पहले कभी काम करने का मौका नहीं मिला, और काफ़ी अरसे के बाद साउथ में काम करूँगा। तमिल में की 18 फिल्में, मलयालम में 6 फिल्में की, जिसमें 2 मोहनलाल जी जैसे एक्टर के साथ करी हैं। उनसे मैंने पूछा था कि कब से कर रहे हैं सर आप एक्टिंग, तो उन्होंने ये बोला था आई वन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन क्लास 5। तो शाहरुख का भी अगर मैं देखूंगा तो शाहरुख को भी बेस्ट एक्टर आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में मिला था। बच्चन साहब का भी जब मैं उदाहरण देखता हूँ तो वो जब भी उनके इंटरव्यूज़ आते हैं मैं बहुत रुचि से देखता था, और अभी भी देखता हूँ। तो उन्होंने बताया था कि यार वो एक किसी KBC के दौरान ही आई थिंक किसी को बता रहे थे कि उनका जो पहला रोल था वो चूज़े का था, द चिकन ऑफ अ हेन, और वो स्टेज पे जाके चूज़ा बन के जाना था। तो वो एक्सपीरियंस उस वक्त लगता है आपको कि ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप सोचिए जो बच्चों को फेस कर रहा है इतनी छोटी उम्र में, बच्चा जो खुद ही बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, एंड यू आर फेसिंग एन ऑडियंस इन द ऑडिटोरियम। एक टेम्परामेंट चाहिए उसके लिए, याददाश्त चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए कि कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, कहाँ को गए, किधर को जाना है। तो ये सब प्रिसिजन ना, वहाँ से ट्रेनिंग वैसे ही होता है जैसे कोई बच्चा क्लास में बहुत अच्छा होशियार होता है ना, यार वाह क्या मैथ्स में आया है इसका। तो वो उस किस्म का वो इट्स कांस्टेंट ट्रेनिंग। बहुत ही स्पेशल आपकी जर्नी, संघर्ष, सफलता, सब कुछ देखा, लेकिन राहुल देव का एक अलग चेहरा अध्यात्म से जुड़ा अब नजर आता है। अध्यात्म की शुरुआत कैसे और कब हुई? जी, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि जब भी कोई टेस्ट आता है ना ज़िंदगी में, या कोई ऐसा सर्कमस्टांस आता है जहाँ आदमी टूट जाता है और बिखर जाता है और उसको समझ में नहीं आता यार कहाँ से शुरू करें, मैंने कभी स्ट्रगल देखा नहीं फ्रैंकली। क्योंकि आप देखिए मैं मॉडलिंग में टॉप पे गया, सुपर मॉडल्स में से हम 2-3, मतलब सोचिए ना 16 लड़की हैं 2 ही लड़के हैं, और ईजिली हो जाता था। अभी 140 करोड़ लोग हैं, तब शायद 100 करोड़ रहे होंगे, मगर इट्स जस्ट ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास कि ये आप 2 लड़कों में कैसे हैं, है ना। और रेगुलरली, मतलब इतनी ज़्यादा बिजी था मैं कि मैं जहाँ जॉब कर रहा था, इंजीनियरिंग करी थी मैंने, वो जॉब मैंने मेरे ख्याल 3 या 4 महीने में छोड़ा था। 4200 की सैलरी थी 1990 में। रेमंड्स का पहला चेक 1.5 लाख के ऊपर का था, तो पहला कैंपेन ही वो था। तो मतलब मुझे कोई लॉजिक ही नहीं लगा उसमें, ऐसा कोई फिक्र भी नहीं होता था कि यार काम नहीं मिलेगा। आई वॉज बिजी फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। उसके बाद ना वाइफ गुजरी, वहाँ फुल स्टॉप आया। वहाँ मुश्किल ये आई कि यार अभी माई सन इज़ लाइक रियली यंग। चौथे के बाद मुझे याद है मैं ब्लू की शूटिंग के लिए गया था मॉरिशस, बहुत मुश्किल समय था। 40 डेज़ वो कंप्लीट करके आया था, वापस आया तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, पापा कैन वी गो बैक टू बॉम्बे, क्योंकि वो बॉम्बे के बच्चे हैं। तो बॉम्बे जो स्कूल करता है उसे दिल्ली पसंद नहीं आता, जो दिल्ली स्कूल करता है उसे बम्बई पसंद नहीं आता। तो ये सब, अब वो दिल्ली रहते हैं, तो वो जब शिफ्ट हुए तो
यू नो तो ये पर्सनल इश्यूज जो आई मीन हम कोई सुपरमैन लोग तो हैं नहीं यार, उस वक्त बिखर गया था। वो ये है कि मुझे 13 फिल्में कंप्लीट करनी थी, पता भी नहीं लगा वो 2 साल कैसे निकले, 9 से 11 कहाँ पहुँचा मैं पता नहीं लगा, क्योंकि इनकम्प्लीट फिल्म है ना। हमारे प्रोफेशन में अगर आधी फिल्म में आप हैं, अनलेस कि आप ऊपर चले जाएँ फूल लग जाएँ आप पे, तो आप ही वो करनी है। 19 जुलाई 2013 में मेरे जो गुरु हैं श्री तरनेव जी, वो मेरी लाइफ में आए। मैं उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे मिला था और वहाँ से लाइफ ना कैसे सुधरी पता नहीं लगा। बहुत अच्छी हो गई लाइफ उसके बाद, धीरे 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 वापस भी जब आए तो जो स्ट्रगल मैंने देखा वो वापस आने पे देखा। पहले कुछ नहीं देखा, पहले बहुत इजी जा रही थी लाइफ। तो बिग बॉस भी किया उस टाइम पे और वो कॉल भी उनकी उपस्थिति में ही आया था। अच्छा गुरुजी। हाँ, तो मैं तो नहीं करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं कहीं तो स्टार्ट मतलब। और उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छा, जो जब भी वो मुझे एक दिशा देते थे ना, वो ये कहते थे कि हमें कहीं से शुरुआत तो करनी, हमें। वो अपने आप को बेचारे साथ, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे, कुछ भी नहीं है उनसे मेरे से, बट यू नो इतना एक डिवाइन पेरेंट रहता है ना कोई एक। सो उधर ना उन्होंने ग्रेजुअली कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दी, मेडिटेशन की तरफ इनकरेज किया, एक चैंट दिया, बहुत ही सुंदर चैंट है कृष्ण जी का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो दिया, तो वो मैं काफ़ी किया करता था। एंड ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग विद हिज ग्रेस, हिज ब्लेसिंग्स। एंड जो वो राह दिखा रहे थे, बिग बॉस हुआ, उसमें मैं बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि मैं रियल लाइफ में मैंने कभी किसी के साथ झगड़े नहीं किए यार, एजुकेटेड आदमी हूँ, तो ऐसे कभी हमारे झगड़े हुए ही नहीं। तो आप सोचिए कितना मुश्किल होता होगा मुझे वो पार्ट्स एक्ट करना जो मैंने किए हैं। कहते एज इज जस्ट अ नंबर, और आपके साथ ये है कि आपकी जितनी एज भी बढ़ी, फिटनेस उतनी ज़्यादा, इवन यूथ हो, जेंजी की बात कर रहे हैं, उनकी भी एक अलग फैन फॉलोइंग आपको लेकर है। मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि राहुल देव से सवाल जरूर, फिटनेस को लेकर आप इतने, क्या शुरुआती तौर से क्योंकि मॉडलिंग और ये था, लेकिन बीच में थोड़ा लाइफ ट्रैक से भी उतरी, वापसी आपने की, और जैसा कि अभी आपने बताया, इस पे फिटनेस क्या साथ में बरकरार रहा? और एक्सरसाइज मैंने हमेशा करी यार विद यू नो, मुझे ऐसा लगता था, मैं अपने पिता को देखता था टिल 91 ही लिव्ड, वो कभी भी, सच्ची में इतना बोलूँ मैं, पिछले आखिरी के 6 महीने छोड़ दीजिए जो वो बीमार थे, कभी उन्होंने किसी से हेल्प मांगी नहीं। ड्राइवर होता था, उसको छोड़ के चले जाते थे, ड्राइव करके जाते थे, और हम लोगों को फिक्र होता था यार, मतलब है ना, 90 साल की उम्र में आदमी 2 कुत्तों को लेके गया हुआ जंगल में, और आएगा 2-4 घंटे के बाद वॉक करके। ही वॉज वेरी इंडिपेंडेंट। तो एक तो वो थोड़े इंस्पायरिंग थे मेरे लिए पर्सनली कि ऐसा यू नो, अगर भगवान ने मतलब अगर ज़्यादा ओल्ड एज हो तो ऐसी होनी चाहिए। और जहाँ तक कि सवाल है एक्सरसाइज का, मुझे हमेशा से शौक़ रहा है, कोई भी चैलेंज हो। अभी जब मैंने हाल ही में, मुझे 1 साल पहले ना एक चीज़ सीखी है, मसल अप कहते हैं उसे। एक तो पुल अप होता है, एक होता है मसल अप, बार के ऊपर जाके यूं करना। तो उसमें मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब 20-22 साल के लड़के हैं, क्योंकि नॉर्मली वो एज ग्रुप में थोड़ा इजी हो जाता है करना। हम लोग जब छोटे होंगे, आप याद होगा, हम अगर कभी आपने दीवारें फांदी हैं, इस जगह से जाके साथ वाले के घर में चले गए हैं, दीवार फांदने के लिए एंड में जो यूं करके चढ़ते थे ऊपर को, वो प्रक्रिया ना, बार में पहले पुल अप करके ऊपर गए, फिर यूं किया आप ऊपर चढ़ गए, और फिर वापस आए, फिर ऊपर चढ़ गए, तो उसे मसल अप कहते हैं। तो वो तो मुझे मज़ा आता है ऐसी चीज़ें सीखने में। मैं सीखना चाहता हूँ, एक ह्यूमन फ्लैग होता है, झंडा बनाना होता है अपने शरीर से, ऐसे पकड़ के ना पोल को, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं आप, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मुझे ऐसा शौक़ रहा है, और मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि, और जो मेरे गुरु साहब का भी कहना था बाद में कि ये जो द ह्यूमन बॉडी इज़ अ गिफ्ट, यू नो। एंड अभी जैसे फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में भी मैंने 3 दिन छोड़ के, आई थिंक आज मुझे 28 दिन हो गए हैं, 25 दिन मैंने एक्सरसाइज की है। हाँ की है, पहले दिन से, जब वॉकर था तब से ही कर रहा हूँ। जाता था, पुलअप्स मुझे हो जाते थे आराम से, बेंच में थोड़ी बहुत, जहाँ स्टेबल कुछ नीचे जगह है, लात को ऊपर, डॉक्टर ने कहा था कि यार ऊपर रेज रखो, तो लात के नीचे कुछ रख लेता था मैं, एक और बेंच रख लेता था, कुछ रख लेता था, तो मज़ा आया। एंड इनफैक्ट आई नोटिस्ड कि क्योंकि इसमें लोअर लिम्ब्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अपर बॉडी और भी तगड़ी हो गई, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप यूज़ कर रहे हो ना। आप किसी भी देखना, किसी के भगवान ना करे एक लात होती है, कुछ होती है ना, उनकी कोई और चीज़ ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और जब मैं देखता हूँ अपनी लात को, तो लेफ़्ट और राइट लात में अभी फ़र्क है। राइट लेग इज़ बिगर, लेफ्ट लेग इज़ जस्ट इन 28 डेज।
तो अब सोचिए कि एक 28 डेज़ को लेफ़्ट लेग को एक्सरसाइज नहीं मिली तो इतना फ़र्क आ रहा है। तो जो भी ये देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन देख रहा है ये, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि ये जो गिफ्ट है ना, इसे आई फील बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक ड्यूरिंग दैट फेज ऑल्सो आई कंटिन्यूड एक्सरसाइज बिकॉज तब तो मैं क्या करने लग गया था कि पीस ऑफ माइंड नहीं था। सो दैट्स दी अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। वहाँ आई थिंक जो श्री तरनीब जी हैं उनका आशीर्वाद कि वापस वो एक बिखरे हुए जीवन को जोड़ा फेविकोल से भी ज़्यादा ताकत से। आपकी जर्नी जिस तरह से चली, आगे भी बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, काम भी, घर भी, बेटा भी। एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे का रोल आपकी लाइफ में कैसा है? एक्चुअली 19 जुलाई को मैं अपने गुरुजी को मिला था। 4 जुलाई को मैं मुग्धा को जयपुर में ही मिला था। फेयरमाउंट होटल है, मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है अनुपम मित्तल, शादी.com, उनकी वेडिंग थी। तो मैं अनुपम की तरफ से गया था। तो मुग्धा जिनके साथ वेडिंग थी, आंचल, वो मॉडल रही थी और मुग्धा के साथ काम किया तो वो उनकी तरफ से आई थी। तो वहाँ एक बहुत ही परफेक्ट सेटिंग में ना, जो फेयरमाउंट है यहाँ पे, तो वो सारे फंक्शन आप सोच सकते हैं शादी.com में थे ना। तो वो मतलब उनका कैसा रहा होगा फंक्शन, द होल 9 yards। सो इट वाज अ वेरी परफेक्ट सेटिंग एंड थोड़ा अरसा भी निकल गया था, 4 साल निकल गए थे। और वो थोड़ा ना, एक आदमी पहली बार निकला है एक बहुत क्लोज फ्रेंड के लिए बाहर, तो एक होता ना, एक चलो बड़ा वियर्ड लग रहा था शुरू में, बट इट ऑल फेल इन प्लेस। एंड फिर वहाँ से और आध्यात्म में भी दोनों का सफ़र साथ में। जी, मैं तो कहूँगा मेरे से आ गई हैं। कृष्ण वंदना की अगर मैं बात करूँ तो वो लॉकडाउन में वो के बाद ही उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। वो और उनकी सिस्टर को बुलाया था कनाडा उनको विज़िट करने के लिए, कनाडा रहते हैं वो। तो आप सोचिए, उन्होंने अपना टिकट पहले ले लिया था, इनके पास वो भी नहीं था वीज़ा। और लॉकडाउन के समय आप सोच सकते हैं कि कनेडियन वीज़ा कैसा रहा होगा। इनका वीज़ा आई थिंक 5th डे आ गया था। अब कैसे आया है मुझे नहीं पता। और गई ये, और वहाँ से जब आई तो ये 108 नाम और क्वालिटीज़ जो कृष्ण वंदना की हैं, बहुत सुंदर सुंदर अल्फाज हैं उसके। जो मेरे पर्सनल एक उसमें एक पोर्शन है जो बहुत फेवरेट है। वो ऐसा कुछ है कि सुनहले श्री कृष्ण सबसे पहले श्री कृष्ण, होंठों पे लाली तेजस्वी श्री कृष्ण, मोर मुकुट से सजे मन जिसे है भजे, सुनहले श्री कृष्ण सबसे पहले श्री कृष्ण। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं उनके रूप के बारे में, उनके आकर्षण के बारे में। तो मतलब तो वो दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। राहुल जी, आपसे बातचीत तो पता ही नहीं चली, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इतना कि आपने इतना सब कुछ लाइफ में अनुभव किया, वो कौन सा शख्स है जिससे आप थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिसे अब तक कहा नहीं? मैं सिर्फ अपने गुरु जी जो हैं श्री तरनीब जी, उन्हीं का धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किन हालात में बिखरे हुए उनको मिला। और मुझे आज पता है कि आई रियली विश फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस कि यार अगर वो नहीं, अगर वही हो तो बेस्ट है। अगर वो नहीं तो कोई ना कोई ऐसा एक फरिश्ता हर किसी की लाइफ में होना चाहिए जहाँ वो लाइफ डगमगाए थोड़ी भी ना, तो वो उनको संभालने के लिए जेन्युइनली सिर्फ उनका पहले हक रख के आई हैव टू जस्ट थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच राहुल जी, वेलकम क्योंकि ये जो बातचीत हुई, मुझे ऐसा लग रहा था हम किसी एक्टर से बात करना है, एक सफ़र और ये, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स भी जो देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ कई बार हमें सुनकर, देखकर, समझकर भी सीखने को मिलती है, और आपसे इस बातचीत में वो ज़रूर निकल कर आया। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। शुक्रिया मैडम। तो राहुल देव जी, जिन्हें आप जानते हैं, और मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकती हूँ कि एक इमेज जो राहुल देव जी की है, अब इस इंटरव्यू के बाद आपने उनको सुना होगा, वो भी बदलती हुई नजर आएगी। और ये ज़रूर एक सीख हम सभी के लिए भी है कि लाइफ में बहुत आगे बहुत कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है कि जब आपको लाइफ वो ना दे जो आप चाहते थे, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उसके बाद उन चीज़ों से निकल कर आना, और यही जिंदगी है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।